ये बात होती है। देखा, हरा दिया हमने, इंडिया को हरा दिया क्रिकेट में। कल हमने क्या इंडिया को नहीं हराया, किसको हराया? तो ये नाच क्यों रहे थे सब लोग? यूएई को हराया? नहीं यार, उनको तो नहीं हिराना चाहिए था, वो तो हमारे बिरादर इस्लामी मुल्क है। तो इतना नाच गाना तुम लोग यूएई को हरा के कर रहे हो? अच्छा चलो सही है। इतना ड्रामा किया, यकीन करो, इतना आयशा उमर ने वो जो नई सीरीज, उसकी सीरीज शुरू हो रही है जजीरे पे, उसने इतना ड्रामा नहीं किया जितना पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने कल ड्रामा किया। हम जा रही हैं ना, आ रही हैं ना, जा रही हैं, खड़े खड़े मुस्कुरा रही हैं। यार मेरी बात सुनो, रेफरी क्या कह रहा है, अंपायर क्या कह रहा है, मेरा क्रिकेट का प्रोग्राम नहीं है, समझ में आई ना? लेकिन आपको पता है मशहूर मैं क्रिकेट की वजह से ही। मैं आपको बता दूं, तुम लोग मैच जीतो, मैच जीतने पे फोकस करो। ये नखरे, मेरे नाखून आज कटे थे नहीं कटे थे, एम्पायर काला होना चाहिए गोरा नहीं होना चाहिए, ये सब बातें छोड़ दो। आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बराह रास्त मुखातिब हूं अवाम पाकिस्तान के तौर पे, आप भाई क्रिकेट मैच जीतो यार इंडिया के खिलाफ। अंपायर फलाना था तो थर्ड एम्पायर फलाना था तो हाथ नहीं मिलाया तो जुराबें नहीं बदली हमारे साथ, ये नहीं करो ड्रामा। अब आइंदा हम ये ड्रामा नहीं सुनेंगे, रेफरी ने हाथ नहीं मिलाने दिया, वो बोल दिया। बी स्ट्रांग, इंडिया को हरा के आओ। जैसे हमारी पाक फौज ने हिंदुस्तान को हराया है, ऐसे तुम लोग भी हराओ। हाँ, इश्तिहारों में आके गट गट पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंकें। इजाज को बहुत पसंद है ये, जो है क्या नाम है अपना, मीशम शाह अफरीदी, यही नाम है ना उसका? अच्छा खैर नहीं आगे चलते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। यार ये तो तभी है, इतने अरसे से ये बिजनेस प्रोग्राम क्यों चल रहा है, क्यों चल रहा है बिजनेस का प्रोग्राम? लोग क्यों देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं भाईजान? इसमें जो मसाला है ना, ये करंट अफेयर तक भी नहीं डाल सकता जी, पूछ लो। शाहजेब बादामी सब कुछ कर सकता है, अब उसने ड्रामे लिखना शुरू कर दिए। आगे चलें जी, आज का बिजनेस का माहौल जो है उसके ऊपर बात करते हैं, इकोनॉमी पे बात करते हैं, फाइनेंस पे बात करते हैं। मेरा आपसे जो पहला सवाल ये होगा कि देखें, बात ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी आ गई, मॉनेटरी पॉलिसी 11% पर बरकरार रखी गई, तो इतना जो अरसा डिस्को ड्रामा किया वो काहे किया? और बिजनेस कम्युनिटी का काम क्या था? ऑब्जेक्टिवली अगर वो चाहते थे कि इंटरेस्ट रेट नीचे आए, देयर फोकस शुड हैव बीन कि भाई जबरदस्ती इंटरेस्ट रेट कम नहीं करो, इकोनॉमिक ग्रोथ की खातिर करो। अब ब्लेम डाला आईएमएफ पे, सुन लो, अब मैं बता रहा हूं आईएमएफ बुरा है, आईएमएफ खराब, ये छोड़ दो। ये प्लीज, ये अच्छा तब लगता है जब आप किसी रिश्तेदार की शादी पे जाएं और इस तरह कीड़े निकालें, खराबियां निकालें। यह आईएमएफ है, ये आईएमएफ है, आपके मामू की बेटी की शादी नहीं है। ये आईएमएफ किताब से चलता है, उसके आपके कोई जाती दुश्मनी थोड़ी है। आईएमएफ ने जब कहा कि आप अपनी इकोनॉमी को कूल ऑफ होने दो, तो अंग्रेजी तो आपको आती नहीं है, ठीक है, बगैर डायलॉग के ही आपको फिल्म समझ में आती है, डायलॉग वाली फिल्में तो आपको नहीं समझ में आती, ठीक है। इंग्लिश में कूल ऑफ के माने ये हैं कि बुनियादी तौर पे आपकी इकोनॉमी हीट अप हो गई है, यानी अपनी रफ्तार से ज्यादा चल गई है, इसको स्लो कर दो। कूल ऑफ के माने होते हैं काम डाउन, काम डाउन, इसके माने ये होते हैं रिलैक्स करो, स्लो हो जाओ, अपनी इकोनॉमी को स्लो करो। इसके माने ये हैं कि आईएमएफ आपको कतई यह अलाउ नहीं करेगी कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ की खातिर इंटरेस्ट रेट को कॉम्प्रोमाइज करो। बात खत्म, चैप्टर खत्म हो गया। अब ये जितना डिस्को डांस लगाया हुआ है, जितना नाच गाना लगाया हुआ है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रायोरिटी बनाओ, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आईएमएफ ने ही आपको कहा था ना, समझाया था कि भाई कूल ऑफ की जरूरत है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। नहीं समझ में आ रही? देखो, आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि देखो आप लोगों क्या, आप लोग क्या हो, ट्यूबलाइट हो। दौर कौन सा चल रहा है? एलईडी का, सही है। आप लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी। एक तो ये होती इंग्लिश में, दूसरी ये होती पढ़ी लिखी है ना। आप लोगों सारे टिकटॉकर, रजब भट्ट ने ये कह दिया,
फलाने ने ये कह दिया, डकी भाई ने ये कह दिया, है ना। आप लोगों का जहन यहां अटका हुआ है। वकार जका कल पूरी रात जागा रहा, ये चीजें टॉपिक्स नहीं है। टॉपिक कौम का ये होना चाहिए कि किस तरह इस महंगाई के जाल से बाहर निकला जाए। देखो, जिस चीज को एड्रेस करना है इंटरेस्ट रेट की खातिर, वो ये है कि महंगाई को इस कदर कम कर देना है कि IMF भी मजबूर हो जाए ये मानने के लिए कि आप इतना अपना इंटरेस्ट रेट कम कर लें। अब इस पे फोकस नहीं करेंगे। बिजनेसमैन सारी दुनिया की ऊट पे टांग बातें कर लेंगे, लेकिन इस पे फोकस नहीं करेंगे कि महंगाई को कम करने के लिए जो इकदामात लेने चाहिए वो कैसे लेंगे। अब आ जाएं, जो आज का हमारा मौजू फोकस है वो टैक्स टू GDP रेशियो का भी है। वैसे तो हमने 3 दिन पहले भी इस मौजू के ऊपर काफ़ी मुफस्सिल गुफ्तगू की, लेकिन अब टैक्स टू GDP रेशियो के ऊपर मैंने आपको बताया था, एक मरतबा टीवी के ऊपर मेरी इस तरह लाइव बहस हुई, उसमें बहुत सारे लोग आए थे। मैंने उनसे पूछा, पाकिस्तान ने टैक्स टू GDP रेशियो कब सबसे बेहतरीन दिखाया? उन अदवार में जिन अदवार में टैक्स कलेक्शन की रजीम सख्त थी, या उन अदवार में जब टैक्स कलेक्शन की रजीम रिलैक्स्ड या फिर सख्त थी? इन दोनों में से ऑप्शन में से चूज करें। आपको पता है, जब हमारी टैक्स रजीम लीनियंट थी, रिलैक्स थी, तो पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशियो ज्यादा था, हमारी टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा थी। सख्ती करने से बच्चे नहीं पढ़ते। अब मैं आपको रोम के एक मशहूर जर्नैल का एक स्टेटमेंट बताऊंगा। रोम का जो एक बहुत मशहूर जर्नैल था, उसका एक स्टेटमेंट बताऊंगा। उसने कहा, अगर एक ही सबक बार बार पढ़ाने पर उस्ताद ये महसूस करे कि शागिर्दों को समझ नहीं आ रहा, तो इसके माने ये हैं या सबक में मसला है या उस्ताद में मसला है, शागिर्द में मसला नहीं है। अभी तक की FBR की जितनी पॉलिसियां अवाम की जानिब हैं, या तो FBR का अपना मसला है या पॉलिसी का मसला है, इसमें टैक्स पेयर का मसला नहीं है। नंबर 1, पाकिस्तानी चोर नहीं है। हम चोर लोग नहीं हैं, हमें चोर कहना बंद करो। हमारे पैसे से तुम लोगों का सिस्टम चलता है। बार बार ये कहना कि पाकिस्तानी चोर हैं, पाकिस्तानी टैक्स चोर हैं, ये एक बहुत ही कम अकली का काम है। और अपने आप को आप दुनिया के सामने लाफिंग स्टॉक बना रहे हो। IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने आप जाकर बोल रहे हो हमारे लोग टैक्स चोर हैं। यह कोई खुशी की बात नहीं है, आप अपने आप को खराब कर रहे हो। बाप अपने बेटे को जाकर दुनिया के सामने बुरा कहे तो लोग बाप को ही बुरा कहते हैं, बेटे को नहीं। बाप की तरबियत को बुरा कहते हैं, बेटे को बुरा नहीं कहते। अब हमें ज्वाइन करेंगे मुल्क के मारूफ मईशतदान जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। वेलकम करता हूं सर आपको शो में, और बराह रास्त इस बात पर लेकर जाता हूं कि 2 इंडिकेटर एक्चुअल जो है वो तो है टैक्स टू GDP रेशियो। जो आपकी टैक्स कलेक्शंस हैं वो तो आप PKR में कोट करते हैं ना, तो कंफ्यूजन को जरा दूर करें। पाकिस्तान की टैक्स टू GDP रेशियो कितनी बढ़ी है, क्योंकि हमारी कलेक्शंस तो हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सूरत हाल ये है कि ये कहना बहुत बड़ी गलत बयानी है कि हमारी टैक्सों की वसूली GDP के तनासुब से बढ़ रही है। ये गलत है। टैक्सों की वसूली एब्सोल्यूट टर्म्स में तो हमेशा बढ़ती है, इसलिए कि जब आपका अफरातज़द है और जो ग्रोथ रेट है उसमें GDP बढ़ जाती है। तो सारी दुनिया में और पाकिस्तान में जो 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 आपका मेयार है वो ये टैक्स और GDP का तनासुब क्या है। तो मैं आपसे याद कर दूं कि 1995-96 उस वक्त पाकिस्तान की मईशत मुश्किलात का शिकार थी, टैक्सों की वसूली कम थी, मगर टैक्स और GDP का तनासुब था 14.4%, 14.4%। उसके बाद आपने देखा कि बेतहाशा जो है वो जनरल सेस की शरह बढ़ा दी गई, 18% तक ले गए। बैंकों में जो आप डिपॉजिट रखते हैं या जो आप कौमी बचत स्कीमों में पैसा लगाते हैं, उसका मुनाफा पहले तो सिफर ही हुआ करता था टैक्स मुनाफे के ऊपर, अब उसको 40-45% तक कर दिया गया है।
मगर टैक्स और जीडीपी का तनासुब 14.4% से कम होकर अभी 10% से भी नीचे चला गया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर आपकी मईशत का जो हजम है उसके हिसाब से कितनी जबरदस्त चोरी हो रही है, या ताकतवर तबकों को मराद दे दी गई है, छूट दे दी गई है। मगर इस तमाम बहस को आप अलग रख दीजिए, ये देखिए कि वज़ीर आज़म की हैसियत से शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि एसडीआर टैक्सों की मद में एक साल में 15,000 अरब रुपया कम वसूल कर रहा है। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा, लेकिन उन्होंने काले धन को शामिल नहीं किया। उन्होंने सूबे जो है वो कम वसूल कर रहे हैं उसको शामिल नहीं किया। वो मिला के आपका बन जाता है 25,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल हो रही है। जब आप ये 25,000 अरब सालाना कम वसूल कर रहे हैं, हालांकि आवाम पर टैक्सों का बोझ डाला है बेतहाशा, तो फिर आप क्या करते हैं कि हमने तालीम और सेहत के बजट में 7,000 अरब रुपया सालाना की कटौती कर दी। तरक्याती अखराजात जो किसी जमाने में 7% हुआ करते थे, अभी आपके मनसूबाबंदी के वजीर ने कहा कि वो 0.8% हो गई। तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम। तो 6,500 अरब रुपया साल आप तरक्याती अखराजात में कटौती कर रहे हैं। तो सवाल ये, उसके बावजूद आपका बजट खसारा जो है वो 6-7 हजार अरब है। यानी एक साल में आपका कर्जों का हजम बढ़ा है, ये मैं ऑफिशियल फिगर दे रहा हूँ, 9,000 अरब रुपया कर्जों का बोझ बढ़ गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सूरत हाल में मुल्क अपना वजूद बरकरार रख सकेगा, क्या मईशत बेहतर हो सकेगी, खासतौर पर जब हमें तारीख के इंतहाई नाजुक मोड़ पर खड़े हुए हैं। इंतहाई नाजुक मोड़ है और हम IMF के चुंगल में हम फंसे हुए हैं और हम यकीनी बना रहे हैं टैक्स की वसूली कम करके कि हमें दोबारा IMF के पास जाना पड़े। और ये भी आपके इल्म में है और आप खुद, मैंने आपके प्रोग्रामों में आप खुद बात करते रहे हैं और मैं इस बात को दोहराता रहा हूँ कि ये जो दौर है जिसमें हम जिंदा हैं, ये बहुत ही नाजुक दौर है पाकिस्तान की तारीख का, इसलिए कि जो 9/11 के बाद का जो फैसलाकुन दौर है, 9/11 के बाद का जो फैसलाकुन दौर है वो 2021 से शुरू हुआ और 2025 में। मैं आपको एक लम्हे के लिए रोकूंगा, एक लम्हे के लिए अपनी वजाहत लेनी है मैंने, क्योंकि आप हमेशा स्टेटिस्टिक्स पे बात करते हैं। पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया, इसके ऊपर यकीन करें इतना शोर शराबा हमने कर दिया, बट आई हैव सम स्टैट्स हियर एंड इन दो स्टैट्स आई विल नॉट कोट दो स्टैट्स बिकॉज ऑफ कोर्स वो USD के अंदर कैलकुलेट किया, रेट क्या कंसीडर किया। जो पाकिस्तान का 3 साल के अंदर टैक्स कलेक्शन का सिस्टम रहा है 2021 था 2024, जब टैक्स कलेक्शन को डॉलर में ट्रांसलेट किया जाता है तो ग्रोथ बहुत कम है, ना होने के बराबर है, क्योंकि ये सारी टैक्स कलेक्शन इंटरनेशनली जब भी मेजर की जाती है तो उसको USD में कन्वर्ट किया जाता है। एम आई करेक्ट? मैं जो बात आप कर रहा हूं कि अगर आप डॉलर में कन्वर्ट ना भी करें तो टैक्स और GDP का तनासुब गिरा है। देखिए बात यह कि आपका GDP हर साल बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? इसलिए कि अफरात-ए-ज़र और शरह, जिस जमाने में आपका अफरात-ए-ज़र 80% था, आपको याद होगा, 2% आपकी ग्रोथ थी, तो आपका GDP तो 40% बढ़ गया ना। तो उसमें टैक्सों की वसूली बढ़ी, GDP बढ़ी, आपने जरूरत से टैक्स बढ़ाया। तो वो अपने कौम को गलत बयानी ना करें, ये तस्लीम कर लें कि स्टेट बैंक की रिपोर्टों में, सारी दुनिया की रिपोर्टों में, पाकिस्तान की माजी की रिपोर्टों में टैक्स और GDP का तनासुब जो है वो मेयार होता है। जो पाकिस्तान में गिरा है खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में कम है और आवाम के ऊपर जनरल सेल्स टैक्स का बोझ डाला गया है और दूसरे टैक्सेस डाले गए हैं। कौमी बचतों की हौसला शिकनी की गई है, जो मुनाफा मिलता है उसका 43% टैक्स है। तो ये वो चीज है, वो इसलिए खतरनाक सूरत हाल की तरफ हम जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान को के लिए बड़ा नाजुक वक्त है, इसको समझने की जरूरत है। 26 मिलियन बच्चे मेरे स्कूल नहीं जा रहे, आप तालीम के मद में 7,000 अरब रुपया और सेहत के मद में 7,000 अरब रुपया कम खर्च कर रहे हैं। लोगों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। अब सैलाब से जो नुकसान हुए, फिर बीमारियां बढ़ रही हैं, रिहेबिलिटेशन का मसला आएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि सारी जिंदगी यही चलता रहेगा कि हमारा जो 2010 के जो सैलाब आया था हम उनको आज तक रिहेबिलिटेट नहीं कर सके, जो 2022 में जो आया था वो हम नहीं कर सके, अब ये एक और आ गया। अब ये हुकूमत को बहाना मिल गया कि जनाब ये तो सैलाब आ गया, अब तो हमारी मईशत ग्रो नहीं करेगी, अब तो हमारी महंगाई बढ़ जाएगी, अब तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, अब तो फसलों का नुकसान हो जाएगा।
ये कहानी हम कब तक सुनाएंगे? दुनिया हमें वॉच कर रही है। मैं इसलिए आपको वार्न कर रहा हूँ ये बातें करके कि आप आज की तारीख में, आपने टैक्सों का बात की, मैंने कहा 25,000 अरब रुपया सालाना कम, कौमी बचतें गिर रही हैं, उसका हजम है 10,000 अरब रुपया सालाना कम माजी के मुकाबले में। हम मईशत का मैच मईशत की पिच पर खेलना ही नहीं चाह रहे। हम मईशत का मैच सियासत की पिच पर और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की पिच पे खेल रहे हैं सर, आप समझें। देखिए, हम स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट्स कर रहे हैं जिससे हमें लग रहा है कि हमारी इकोनॉमिक मामलात ठीक होंगे। अब आप देखें इसको ज़रा थोड़ा सा, आप ये जो माहदे कल और परसों के अंदर तय पाए हैं उसकी रोशनी में अगर आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये बिसात जिसके बारे में आपने किताब तक लिख दी, वो सारा गेम हमारा स्ट्रेटेजिक हो रहा है। हम मईशत की पिच पे खेलना ही नहीं चाह रहे। देखिए अली नासिर साहब, आपने जो नुक्ता उठाया है, मैं ये अर्ज कर दूं, पूरी जिम्मेदारी से एक फिगर दे दूंगा आपको। हम आग से खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग विद फायर। इसलिए कि दुनिया में इस वक्त जो तब्दीलियां आई हैं उसमें पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, खासतौर से बलूचिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज का ताकतवर होना, दुनिया में सिक्का जमा देना, उसकी वजह से अब ये महसूस किया जा रहा है कि पाकिस्तान, अमेरिका के जो न्यू ग्रेड गेम के मकासद हैं उसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार होगा, कलीदी किरदार होगा। इसलिए कि न्यू ग्रेड गेम में ईरान को कंटेन करना भी है, चीन का भी मसला है। और आपके इल्म है कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो अभी रिपोर्ट आई है वो ये आई है कि बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की दहशत गर्द तंजीमों में बहुत ऊपर है। उन्होंने अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है। पाकिस्तानी अफवाज जो हैं शहीद हो रहे हैं, अपनी जानों पर खेल रहे हैं, पुलिस खेल रही है, अवाम जो है वो कर रहे हैं। लेकिन देखें, जो अरब सरजमीन है उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अब हमारे सर आ गई। अब बहुत हर तरह से हमें फायदा मिलेगा। जी, फायदा बिल्कुल इसी तरह से मिलेगा जिस तरीके से 9/11 के बाद मिला था। फायदा ये मिलता है, मैं बिल्कुल वजाहत कर दूं, फायदा ये मिलता है कि आपको मोहलत मिल जाती है कि उस वक्त तक आप डिफॉल्ट ना करें और मईशत को लड़खड़ाते हुए चलने दें। लेकिन अगर आपका से मतलब ये है कि मईशत बेहतर हो जाएगी, मईशत की शरह-ए-नमो तेज हो जाएगी, मईशत में पायदार बेहतरी आएगी, तो ये बहुत बड़ी खाम ख्याली है। मोहलत का मतलब जो मिलती है अमरीकी इमदाद से वो ये होती है कि आप उस कुछ अरसे में जब तक आप कुर्बानियां दे रहे हैं, अफवाज कुर्बानियां दे रही हैं, पाकिस्तानी कौम कुर्बानियां दे रही है, उस वक्त तक वो मईशत को डूबने नहीं देंगे। लेकिन अगर किसी को यह गलत फहमी है कि इस दौरान में पाकिस्तान में जो है खुशहाली आ जाएगी या गुर्बत में कमी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा भाई। अशराफिया तो खुश रहेंगे ना, बस मामला ठीक है, अशराफिया खुश रहें, ठीक है, आवाम को क्या परवाह है, अशराफिया खुश रहेगी, इनको क्या, बाकी लोगों को क्या। बाकी लोग तो आपको पता है परवाह नहीं करते हैं। हमारे लोग वो एक गाल पे पड़ती है दूसरा गाल आगे कर देते हैं। यहाँ पर एक हमेशा ऐसा नहीं होता। मैंने शुरू में कहा था कि तारीख का एक नाजुक दौर है। मैं आपको एक फिगर दे दूं, मैं चाहता हूं उससे आप नताइज अख्ज़ कर लें, आप भी करें और जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी करें। नताइज अख्ज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा दुनिया से जो कुछ आपको मिलने वाला है वो क्या है, वो पहले समझ लें। देखिए, पाकिस्तान की जो इस वक्त बरामदात हैं वो $32 बिलियन हैं। आपके दिल में, मेरे दिल में भी $32 बिलियन की बरामदात हैं। भारत की जो बरामदात हैं वो है $777 अरब, यानी हमसे 25 गुना ज्यादा है। 25 गुना हमारी भारत की बरामदात हमसे ज्यादा है। लेकिन क्या लोगों को पता है कि भारत की जो रेमिटेंसेज हैं वो हमसे सिर्फ 3 गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी बरामदात 25 गुना के बजाय 4 गुना भी होती, 25 गुना नहीं होती, 4 गुना होती, तो हमारी किस्मत बदल जाती, हम IMF के पास नहीं जाते। मैं ये चीज बात IMF का आपने नाम ले दिया। देखिए, IMF तो आलमगीरी कुव्वतें और आलमगीरियत के निज़ाम के हिसाब से चलते हैं। और अगर हम आलमगीरियत के निज़ाम को सपोर्ट करेंगे, जिस आलमगीरियत के निज़ाम के मुअज्जिद वो लोग हैं जो कि बुनियादी तौर के ऊपर आपको पता है एक ऐसा मुल्क है जिसका वीज़ा हमारा नहीं लग सकता, बोलना नहीं चाह रहा टीवी के ऊपर, आप तो इस चीज़ को जानते हैं। एक मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू होना चाहिए। मैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी अभी आई है इसका अगर आप रिव्यू करके बता दें हमारे नाजरीन के लिए। जी अली नासिर साहब, पहले मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी की 2 फिगर्स दे दूं, सुन ले। जिस वक्त पाकिस्तान में अफरात ज़र की शरह
38% थी, 38%। उस वक्त हमारा स्टेट बैंक का जो रेट था, डिस्काउंट रेट, वो 22% था, यानी अफरात-ए-ज़र से कम। 38% अफरात-ए-ज़र, डिस्काउंट रेट 22%। आज महंगाई सो कॉल्ड कम होकर 38 से 3% पर आ गई। तो फिर तो आपका डिस्काउंट रेट जो है वो 1 या 2% होना चाहिए था, वो 11% क्यों है? मैं समझना चाहता हूँ ना। भारत में 5.5% है, हमारा 11% है। तो जब ये 22 से 11 क्यों है? इसलिए कि महंगाई तो 38 से 3 हो गई। इसका मतलब ये कि सारी चीजें डिस्टॉर्टेड है। हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये बेमानी है, गैर हकीकत पसंदाना है, इसका कोई मकसद नहीं है और न इससे कोई मकसद हासिल होता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी अशराफिया और IMF की शराइत का असीर बन के रह गई है। सबके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करके एक मॉनेटरी पॉलिसी दी जाती है जो अपने मकासद के हल में नाकाम है। मगर नाकाम तो हमेशा से आज भी है, मगर एक नया मसला खड़ा हो रहा है और वो मसला ये खड़ा हो रहा है कि पार्लियामेंट ने ये पास कर दिया है 26वीं आदमी तरमीम कि 2027 तक मईशत से सूद का खात्मा हो जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि स्टेट बैंक ने कौम को बताया है कि जब 2027 में खत्म होगी तो ये जो शरह सूद के बदले वो क्या लाएंगे? और अगर शरह सूद रहता है तो फिर इसमें अच्छा, मैं एक बिजनेस कम्युनिटी की तजवीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा, ताम वो साइंस से और तमाम स्टेटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स की फाइनेंस की किताबें आपको जाके कूड़े में फेंकनी पड़ेंगी, जलानी पड़ेंगी। उनकी तरफ से तजवीज़ ये आई है कि इंटरेस्ट रेट को कम कर देना चाहिए ताकि मुकामी कर्ज़ों को लौटाने में हुकूमत को आसानी पैदा हो जाए। और जब हम मुकामी कर्ज़े लौटा देंगे, क्योंकि जो सूद ही है सिर्फ मुकामी कर्ज़ों के ऊपर वो इतना ज़्यादा है, अगर वो सूद जो है उसकी मद में कम रकम जाएगी तो हम जो पैसा बच जाएगा उससे IMF का कर्ज जो है वो हम उतार देंगे। ये सुनने के बाद बहुत सारे मईशतदानों ने दुनिया में मेरे ख्याल से खुदकुशी करने की कोशिश की होगी, क्योंकि पाकिस्तानी जिस तरह से मसाइल का हल निकालते हैं वो मईशतदानों को लगता है कि मईशत इतने साल जो पड़ी और लोगों ने पढ़ी वो सब फजूल है, पाकिस्तान के बिजनेसमैन से सीखनी चाहिए। पता नहीं आपके कानों तक वो तजवीज़ पहुंची है नहीं पहुंची, ये तजवीज़ उन्होंने दी है। जी नहीं, एक तजवीज़ मैं भी दे देता हूँ जी। वो ये है कि पाकिस्तान में सनतों को बंद कर दें तो बिजली का बिल और पेट्रोल का बिल कम हो जाएगा। पाकिस्तान में गाड़ियों को आप बंद कर दें, हाँ जब आप गाड़ी बंद करेंगे, सनतें बंद करेंगे तो तनख्वाहें भी खत्म हो जाएंगी। भाई ऐसे नहीं हुआ करता है। बात ये थी कि डिस्काउंट रेट जो है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अब वो तो मैं एक और पूछना चाहता हूँ। अच्छा, दूसरा हल ये है कि पाकिस्तान की मईशत ठीक करने का दूसरा हल जो तजवीज़ किया है ताजिर सनतकारों ने, वो ये किया है कि अगर सूबों की तादाद बढ़ा दी जाए तो पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाएगी। ये दूसरा हल है। बात ये है कि मैं एक मिसाल देता हूँ आम आदमी के नुक्ता नजर से। एक घर के अंदर 10 आदमी हैं और 4 रोटियां हैं। वो 3 जगह इकट्ठे खड़े होकर खाएं, 4 जगह बैठ के खाएं। रोटियां अगर 10 आदमियों के लिए 3 रोटी हैं, जो भी आप काम कर लें वो भूखे होकर भूखे रहेंगे। आपने जो शुरू में बात की थी बहुत आम थी, टैक्सों का लेके चले थे। अरे भाई, जब आपके पास टैक्स की वसूली नहीं है तो आपके पास 10 रोटियां हैं, खाने वाले ज्यादा हैं, तो इसको कितना भी आप कर लें, 22 सूबे बना लें, 2000 सूबे बना लें, अगर रोटियों की तादाद नहीं बढ़ती तो आप NSP अवार्ड ला के इधर से काटें उधर से काटें, जो भी कर लें। ये NSP अवार्ड क्यों नाकाम है? इसलिए नाकाम है कि आपके पास टैक्सों की वसूली नहीं होती। जो आपका पहला नुक्ता था आज के प्रोग्राम का, वो बढ़ाए बगैर आप 22 सूबे कर लें, 22,000 सूबे कर लें, लोगों को कहें एक वक्त खाना खाएं, मसले का हल नहीं है। केक का साइज काटेंगे। देखिए, जब आप घर में खाने में बैठते हैं और 4 आदमी होते हैं, 10 रोटियां होती हैं, तो सब एक दूसरे को ऑफर करते हैं। लेकिन जिसमें 10 रोटियां हों और 25 खाने वाले हों तो चीना झपटी होती है। हमारा मसला ये है कि हमारी टैक्स की वसूली कम है, शाहाना अखराजात हमारे ज्यादा हैं, कर्जे हम बेतहाशा लेते हैं, उस पर सूद बेतहाशा आए दुनिया भर को देते हैं, कौमी बचत स्कीमों में देते हैं। अभी मैंने बताया 9,000 अरब रुपया एक साल में पाकिस्तान के कर्जे बढ़े हैं। तो मेरा कहना मसले का ये है, आपके मसाइल, आपकी बचतें नहीं हो रही, मुल्क की सरमायाकारी नहीं हो रही, आपके जो है वो कर्जे बेतहाशा हैं, उस पर सूद बढ़ रहा है और करप्शन हो रहा है। 8,000 अरब रुपये साल का करप्शन है, 25,000 अरब रुपये सालाना टैक्सों की कम वसूली है, 10,000 अरब रुपये आपकी कौमी बचतें कम है, 12,000 अरब रुपये आपकी मुल्क की सरमायाकारी कम है, 7,000 अरब रुपये आपके तरक्याती अखराजात में कटौती है, उसके बाद 6,500 रुपये तालीम और सेहत का बजट कम है,
उसके बावजूद आपका बजट खसारा ज्यादा है। उस बजट खसारे के लिए आप कर्जे लेने जाते हैं, और जब कर्जे लेते हैं तो फिर एक और मसला खड़ा हो जाता है कि हम उसको अदा नहीं कर सकते, आपके कर्जों पे सूद की अदायगी की रकम बढ़ रही है। ये खुदकशी है, मैं आपसे बता रहा हूँ। पाकिस्तान बेतहाशा ताकतवर मुल्क है, पाकिस्तान के पास बेतहाशा वसाइल है। ये वसाइल इतने हैं कि हम तो पड़ोसी ममालिक को खुला सकते हैं। अच्छा, लेकिन मैं इस नुक्ते की जानिब आपके पास दोबारा आता हूं, किसने कहा, क्यों कहा, ये छोड़ देते हैं, किसी पे क्रिटिसाइज नहीं करते। लेकिन जो थ्योरी प्रेजेंट की गई है, जिसके बाद एडम स्मिथ जो हैं, अगर वो जिंदा होते तो वो शायद अपने बाल नोच लेते और अपने कपड़े फाड़ लेते। जो प्रेजेंट की गई प्रपोजल वो आप सुनिएगा। वो ये है कि पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे मसला ये है कि मईशत जो है उसको IMF डिक्टेट कर रही है, नुक्ता नंबर 1। ठीक है, मान लेते हैं उनकी बात, ये कोई नई बात नहीं की गई जो बात की गई है स्टेटमेंट्स में। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान मुकामी कर्जे लेता है और मुकामी कर्ज़ों का हुजूम IMF के कर्जे से ज़्यादा बड़ा है। ये भी सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर आवाम को नहीं पता तो अच्छी बात है, उन तक ये बात पहुंचा दी गई। अगर एक शशमाई में पाकिस्तान मुकामी कर्ज़ों को लौटाने में जितना सूद भरता है, इससे IMF का कर्ज़ा लौटाया जा सकता है, हमें ये तासुर दिया गया है। पता नहीं सही है गलत है, जो भी बात है, आप इसको बेहतर इवेल्युएट कर पाएंगे। ये प्रपोज़ल बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है, इतनी रजब भट्ट, डकी भाई और वकार ज़का की वीडियो शेयर नहीं की जा रही जितना ये मौक़िफ़ शेयर किया जा रहा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मुकामी कर्ज़ों का वाकई में क्या हुजूम IMF के कर्ज़े से ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, क्या उसकी मद में दिया गया सूद अगर बचा लिया जाए तो IMF का कर्ज़ा लौटाया जा सकता है? मुझे साइंसी बुनियादों पर बताएं। अली नासिर साहब, पहली बात, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मार्केट से $8 अरब के खरीदेगा, मार्केट से डॉलर, तो कौन से पैसे से खरीदेगा? मुल्की कर्जों से ना। आपने तो स्टेट बैंक ने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया कि एक साल में $7.8 अरब के आपने डॉलर खरीद लिए। तो वो जो डॉलर आपके पास आए वो कहाँ से आए? मुल्की कर्जे बढ़ा के आए ना, कोई बरामदात से तो नहीं आपने किए थे। तो पहले तो आप इस बात को तस्लीम करें कि ये ड्रामा है, ऐसे होता नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो आपके कर्जे अदा होंगे वो मुल्की कर्जे होंगे। डॉलर, आपको तो IMF से कर्जे जो लेते हैं वो डॉलर में होते हैं, वो वापस करने के लिए तो आपको अपनी बरामदात बढ़ानी होगी। आप बरामदात तो बढ़ा नहीं रहे हैं, बरामदात तो गिर रही है, आपकी नहीं बढ़ रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके पास रुपए आ भी जाए, आप करेंसी नोट छाप भी दें, IMF को धक्का दे भी दें, और तो करेंसी नोट छापने पैसे तो आ गए, उससे डॉलर खरीदने के लिए आपके पास IMF को तो डॉलर चाहिए। वो डॉलर जब आप खरीदते हैं तो रुपए की कदर पर दबाव पड़ता है। पहले में सही जो सूरत हाल है वो ये है कि एक और गलत फहमी को मैं दूर कर दूं कि IMF का डिक्टेशन नहीं है जी। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि IMF का डिक्टेशन है जी। मैं आवाज आ रही है कि नहीं? जी 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 जी, मैं आपके साथ मुत्तफिक हूं, इसीलिए मैं कुछ कह नहीं पा रहा। क्या कहूं आपकी बड़ी मेहरबानी, मगर मेरी ये गुजारिश सुनने। IMF ने की मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये कहा था कि हमने पाकिस्तान से कहा कि आप जनाब ताकतवर लोगों से, मालदार लोगों से टैक्स लें, आप गरीबों को बरात दें। उन्होंने हुक्म दिया। पाकिस्तान गए IMF के पास, वक्त हमारा हुकूमत का, वो कह रहे हैं जी ज़राअत पे तो हम टैक्स नहीं दे सकते, प्रॉपर्टी पे तो हम टैक्स नहीं दे सकते, स्टॉक एक्सचेंज पे तो हम पूरा टैक्स नहीं दे सकते। कहने फिर क्या कर सकते हैं? कहने जी GST बढ़ा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं जी? पेट्रोल के दर बढ़ा सकते हैं। बढ़ा दो। तो वो तो आपने कहा, उन्होंने मान लिया, उनकी शराइत नहीं है। आप अगर ये कहें, जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 15,000 अरब रुपया टैक्सों की वसूली कम है, आप वो वसूल कर लें। जब वसूल करके IMF के पास जाएंगे तो उनकी जबान बंद हो जाएगी। वो कहेंगे नहीं आपसे, आप कहें जी मेरे पास तो पैसा है, आप काहे के लिए शराइत लगा रहे हैं? जब आप उनसे ये कहते हैं हम ताकतवर तबकों से टैक्स नहीं लेंगे, हम शाना अखराजात कटौती नहीं करेंगे, हम प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लगाएंगे, हम 25 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 करोड़ में बेचेंगे, हम जो बैंकों के फंड हैं, म्यूचुअल फंड, उस पर आपने टैक्सों की शरह कम रखी है, बैंकों पर ज्यादा है, आप चाहते हैं पैसा उधर जाए। तो आप तो ताकतवर तबकों को नवाजने के लिए IMF को कहते हैं, तो IMF कहते हैं ये आपका मुल्क है, आप जो करें। हमने तो आपसे कहा बजट खसारा कम करना है, आप शाना अखराजात कम करके करें, टैक्स की चोरी कम करके करें, या आवाम को बोझ डाल के करें, या तालीम का बजट कम करें, ये आपका मसला है। तो ये IMF की शराइत नहीं है, पहले ये मान लें। ये अशराफिया का खेल है, और IMF खुश होता है पाकिस्तान के पैर में कुहाड़ी मारता रहे, ताकि न्यू ग्रेड डेट के तहत उसको जो है आइंदा जाके
जब पाकिस्तान की मदद की जरूरत कम हो जाएगी दुनिया में, तब वो पाकिस्तान के ओर आके दिखाएंगे। उस वक्त FATF भी आ जाएगा कि भाई ये तरसीलात के लिए इनकम टैक्स से 111 चार्ज है, इसको खत्म कर दें। ये तो आप आंख से खेल रहे हैं ना, वो आपसे गलतियां करा रहे हैं, आप ताकतवर तबकों को मराद दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं IMF का। तो इसलिए एक जुमला मैं बता दूं, हम IMF के प्रोग्राम से बाहर आना नहीं चाहते, क्योंकि उसकी आड़ में हम शराइत करते हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से बाहर आए, बात खत्म हो गई, दोनों में गठजोड़ हो गया और हम IMF के चंगर में फंस गए। फिर हम क्रिप्टो करेंसी में आ गए, वहाँ एक और मसला खड़ा होने वाला है। बरामदात हम बढ़ाना नहीं चाहते, सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज ऊपर ले जाना चाहते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको ये बड़ा अहम नुक्ता है जो आपने पेश किया है। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में शामिल हुए। नाजरीन, वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।